नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकट मोचन आईएएस में। तो आज हम लोग जो है इस वीडियो में भूगोल का एक सामान्य परिचय देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यदि हम भूगोल की बात करें तो भूगोल की परिभाषा क्या होती है। सबसे पहले बात करते हैं भूगोल के परिभाषा की। हालांकि भूगोल का जो परिभाषा है अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग दिया गया है, लेकिन स्ट्रेबो के द्वारा जो परिभाषा दिया है वो सर्वमान्य है। स्ट्रेबो ने कहा था कि वैसा विषय जिसके अंतर्गत हम लोग जो है आकाशीय पिंडों, स्थलखंडों, जलखंडों, पर्यावरण तथा मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं, उस विषय को जो है भूगोल कहा जाता है। और भूगोल शब्द का जो प्रयोग है वो सबसे पहले जो है इरेटोस्थनीज के द्वारा किया गया था। भूगोल शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले इरेटोस्थनीज के द्वारा किया गया था, इसलिए इरेटोस्थनीज को जो है भूगोल का पिता कहा जाता है। अब भूगोल के जब इंग्लिश शब्द को हम देखते हैं तो इसका होता है ज्योग्राफी। भूगोल का जो इंग्लिश होता है वो होता है ज्योग्राफी, जो दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला होता है जियो और दूसरा होता है ग्राफोस। जियो का जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है पृथ्वी, और ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन करना। अर्थात ज्योग्राफी का जो मतलब होता है, अगर सम्मिलित रूप से बोला जाए तो ज्योग्राफी का जो मतलब होता है वो होता है पृथ्वी का वर्णन करना। दोस्तों, जब हम अपने पृथ्वी को देखते हैं तो हमारा जो पृथ्वी है वह 30% भूभाग पर जो है 30% भाग पर लगभग स्थलखंड पाया जाता है। हमारे पृथ्वी के 30% भाग पर लगभग स्थलखंड पाया जाता है और 70% भाग पर लगभग जो है जलखंड पाया जाता है। तो इन स्थलखंडों को जो है 7 महाद्वीपों में बांटा गया है, 7 महाद्वीपों में, और इन जलखंडों को जो है 5 महासागरों में बांटा गया है। तो ये सबसे पहले महाद्वीप के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले महाद्वीप किसे कहते हैं, तो स्थलखंडों के वृहद स्वरूप को जो है महाद्वीप कहा जाता है। इसी प्रकार महासागर किसे कहा जाता है, तो जलखंडों के वृहद स्वरूप को महासागर कहा जाएगा। तो महाद्वीप, हमारी पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं, और अगर यदि बात किया जाए कि क्षेत्रफल के अनुसार जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे छोटा महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। और अगर यदि हम क्रम से देखें तो सबसे पहले आता है एशिया, फिर आता है अफ्रीका, फिर आता है उत्तर अमेरिका, फिर आता है दक्षिणी अमेरिका, फिर आता है अंटार्कटिका, फिर आता है यूरोप, फिर आता है ऑस्ट्रेलिया। हम लोग देख सकते हैं कि सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया है, फिर अफ्रीका, फिर उत्तर अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। और अगर यदि हम बात करते हैं अंटार्कटिका की, तो अंटार्कटिका को जो है विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप। आखिर क्यों कहा जाता है इसे विज्ञान को समर्पित महाद्वीप, क्योंकि यहाँ पे जो है किसी मानव का निवास नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो है अनेक सारे देशों के द्वारा अपना अपना अनुसंधान केंद्र खोला गया है। इसी संदर्भ में भारत के द्वारा भी यहाँ पे अपना अनुसंधान केंद्र खोला गया है। तो भारत के द्वारा जो अनुसंधान केंद्र खोला गया है उसका नाम है दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री तथा भारती। अब हम लोग देखते हैं महासागर के बारे में। तो आखिर महासागर किसे कहते हैं, महासागर, तो स्थलखंडों के वृहद स्वरूप को महासागर कहा जाता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जो महासागर है वो प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर। अच्छा, उसके बाद आता है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। तीसरे नंबर पे आता है हिंद महासागर। चौथे नंबर पे आता है अंटार्कटिक महासागर। चौथे नंबर पे आता है अंटार्कटिक महासागर। पांचवें नंबर पे आता है आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। अगर हम महासागर की बात करते हैं तो महासागर के दृष्टिकोण से, अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बात करेंगे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो महासागर है वह प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, फिर अंटार्कटिक महासागर, फिर आर्कटिक महासागर। तो आइए हम इन महाद्वीपों और महासागरों को जो है हम मैप में देखेंगे, और इसमें हम जो है इंडिया की स्थिति को भी देखेंगे, आखिर इंडिया जो है कहाँ पर अवस्थित है। तो आइए अब हम लोग मैप के दृष्टिकोण से देखते हैं कि आखिर कौन सा महाद्वीप कहाँ पे और कौन सा महासागर कहाँ पे स्थित है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एशिया की। एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो एशिया जो यहाँ पे आता है। फिर दूसरे नंबर पे आता है अफ्रीका, जो यहाँ पर है। ये यूरोप है, यहाँ पर है दक्षिण अमेरिका, यहाँ पर है उत्तरी अमेरिका, फिर यहाँ पे अंटार्कटिका है, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है। ये है ऑस्ट्रेलिया, ये है
हालाँकि ये मैप जो उतना सुंदर तो नहीं बन पाया दोस्तों, लेकिन हमारे समझने के लायक पर्याप्त है कि कौन सा महाद्वीप कहाँ पर है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर है एशिया, यहाँ पर है यूरोप, यहाँ पर है अफ्रीका, यहाँ पर है दक्षिण अमेरिका, यहाँ पर है उत्तर अमेरिका, यहाँ पर है अंटार्कटिका और यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया। और यदि हम महासागर की बात करें तो महासागर जो है हमारे यूरोप और अफ्रीका के पश्चिम में, और अमेरिका उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के पूर्व में जो है अटलांटिक महासागर है। और यहाँ पर प्रशांत महासागर है उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में। और यहाँ पर भी दोस्तों प्रशांत महासागर, यहाँ पे जगह नहीं बचा इसलिए दिखा नहीं पाए। यहाँ पर भी जो है प्रशांत महासागर ही अवस्थित है, क्योंकि ये हम सपाट देख रहे हैं तो ये प्रशांत महासागर दोनों छोर पे दिख रहा है, लेकिन जब इसको मिलाएंगे ऐसे करके ग्लोब पे या पृथ्वी जो हमारा गोल है, जब हम ऐसे करके मिलाएंगे तो प्रशांत महासागर एक हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं यहाँ पे प्रशांत महासागर, इधर भी प्रशांत महासागर, यहाँ पे अटलांटिक महासागर, यहाँ पर है अंटार्कटिक महासागर। ये अंटार्कटिक महासागर को जो है दक्षिणी महासागर भी कहा जाता है। और ये है हमारा आर्कटिक महासागर, और यहाँ पर है हमारा हिंद महासागर। हिंद महासागर जो है दोस्तों हमारे देश हिंदुस्तान के नाम पर ही इस महासागर का नाम जो है हिंद महासागर पड़ा है। और अगर हम अपने देश भारत की बात करते हैं तो हमारा भारत जो है आखिर इस ग्लोब पर कहाँ पर अवस्थित है इस चित्र में, तो हम देखते हैं कि ये एशिया के दक्षिण में जो है हमारा भारत अवस्थित है। एशिया के दक्षिण में हमारा भारत अवस्थित है और हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। तो भारत का लोकेशन क्या है, तो भारत का जो लोकेशन है वही हिंद महासागर के उत्तर में और एशिया के दक्षिण में यानी कि दक्षिण एशिया में स्थित है। तो हम लोग बहुत बार सुनते हैं हमारे पृथ्वी पर जो है अक्षांश और देशांतर के बारे में। तो आइए हम लोग देखते हैं अक्षांश और देशांतर के बारे में। अक्षांश और देशांतर हमारे पृथ्वी पर जो है ना, हमारे पृथ्वी पर भूगोलवेत्ताओं के द्वारा जो है काल्पनिक रेखाएं खींची गई है अपने सुविधा के अनुसार। और इन रेखाओं के अनुसार जो है हमें समय का निर्धारण किया जाता है इन रेखाओं के द्वारा। और इन्हीं रेखाओं के द्वारा जो जलवायु का निर्धारण किया जाता है। और इन्हीं रेखाओं के द्वारा जो है कहीं की तिथि का निर्धारण भी किया जा सकता है। तिथि निर्धारण भी इसके द्वारा किया जा सकता है। तो हमारे पृथ्वी पर जो उत्तर से दक्षिण जो रेखा जो खींचा गया है काल्पनिक रेखा, इसको हम लोग बोलते हैं देशांतर रेखा। और पूर्व से पश्चिम जो रेखा जो खींचा गया है काल्पनिक रेखा, उसको हम लोग बोलते हैं अक्षांश रेखा। आइए हम लोग समझ लेते हैं अब अक्षांश रेखा को। तो अक्षांश रेखा जो है हमारे ग्लोब पर या हमारे पृथ्वी पर जो है पूर्व से पश्चिम जो खींचा गया है इसी को अक्षांश रेखा कहते हैं। और हमारे पृथ्वी के जो बीचों बीच जो रेखा जो खींचा गया है इसे हम बोलते हैं 0 डिग्री। इसी 0 डिग्री को जो है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहा जाता है। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है। और इस 0 डिग्री के उत्तर को उत्तरी गोलार्ध, 0 डिग्री के उत्तर को उत्तरी गोलार्ध, तथा 0 डिग्री के दक्षिण को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। और हमारे पृथ्वी पर जो है 0 डिग्री से लेकर उत्तरी गोलार्ध में 90 डिग्री तक लाइन खींचा गया। जैसे यहाँ पर से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ऐसे करके 90 डिग्री तक खींचा गया। उसी तरह दक्षिण में भी जो है 0 डिग्री बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ऐसे करके 90 डिग्री तक खींचा गया है। और हमारे पृथ्वी पर यानी हमारे ग्लोब पर जो है ये अक्षांश रेखा कुछ 2-4 कुछ महत्वपूर्ण रेखाएं हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे हम उत्तर की ओर जाते हैं, उत्तर की ओर जब हम जाते हैं तो एक रेखा मिलता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और इसी के जस्ट ऊपर मिलता है हमको 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और इसी तरह हम जब दक्षिण में आते हैं तो हमारे दक्षिण में भी मिलता है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। और जब हम दक्षिण में आते हैं इसी प्रकार मिलता है हमें 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को जो है इसे हम कर्क रेखा बोलते हैं। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कर्क रेखा। और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को इससे बोला जाता है आर्कटिक रेखा। इसे बोला जाता है आर्कटिक रेखा या आर्कटिक वृत्त भी बोला जाता है इसको। इसी प्रकार जब हम दक्षिण में आते हैं तो दक्षिण में 23.5 डिग्री को जो है मकर रेखा बोला जाता है। और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक रेखा बोला जाता है। अंटार्कटिक रेखा या अंटार्कटिक वृत्त बोला जाता है। और कर्क रेखा की यदि बात करें दोस्तों, तो कर्क रेखा जो है हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर भी गुजरता है, इसलिए कर्क रेखा जो है हमारे भारत के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हम बात करते हैं अक्षांश रेखाओं की, तो अक्षांश रेखाएं जो होती है एक दूसरे के समानांतर होती है। और सबसे बड़ी जो अक्षांश रेखा है वह भूमध्य रेखा ही है। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है, भूमध्य रेखा ही जो है ये सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। और बाकी बात जो अक्षांश रेखा है वो भूमध्य रेखा से छोटी है। और दो भूमध्य रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वह होता है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। और अक्षांश रेखाओं के द्वारा जो है हम लोग जलवायु का निर्धारण करते हैं। ताकि जलवायु का निर्धारण कैसे करते हैं, जैसे कि 0 डिग्री अक्षांश है और ये 23.5 डिग्री और ये है 23.5 डिग्री, यहाँ पर ये 66 डिग्री, यहाँ पे भी 66.5 डिग्री, ये है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये भी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और ये 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश।
तो हमारे जो सूर्य का किरण है दोस्तों, इस रीजन में 0 डिग्री से लेकर 23 डिग्री दोनों तरफ जो है हमारे सूर्य का जो किरण है वो सालों भर सीधा पड़ता रहता है। तो 0 डिग्री से लेकर 23 डिग्री दोनों अक्षांश में जो है इसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंध। क्यों कहा जाता है उष्णकटिबंध? क्योंकि सूर्य का जो किरण है वो वर्ष भर जो है सीधा पड़ते रहता है, इसलिए यहाँ पे जो है गर्मी अधिक पड़ता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंध। और यहाँ पर जो है सदाबहार बन पाया जाता है। और यदि हम बात करते हैं साढ़े 23 डिग्री से उत्तर 66.5 डिग्री, दोनों तरफ में, दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री में, तो यहाँ पर जो है सूर्य का जो किरण है वो तिरछा पड़ता है। सूर्य का किरण जो है सीधा यहाँ पर नहीं पड़ता है। तो सूर्य का जो किरण है वो हल्का तिरछा पड़ता है और हल्का सीधा पड़ता है। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा गर्मी और थोड़ा सा ठंड पाया जाता है। तो इस क्षेत्र को जो है शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। और जब हम 66.5 डिग्री से ऊपर 90 डिग्री की तरफ जाते हैं, जब हम 66.5 डिग्री से ऊपर 90 डिग्री की तरफ जाते हैं, तो हम पाते हैं कि सूर्य का जो किरण है यहाँ पे वर्ष भर एक जैसा नहीं पड़ता है, बल्कि यहाँ पे सूर्य का किरण जो है तिरछा पड़ता है और पृथ्वी जो है हमारा 23.5 डिग्री अपने अक्ष पे झुकी हुई है। तो इसके कारण क्या होता है कि सूर्य का जो किरण है वह 6 महीने उत्तरी अक्षांश में पड़ता है और 6 महीने दक्षिणी अक्षांश में पड़ता है। इस कारण यहाँ पे सूर्य का किरण सालों भर जो है अच्छे से नहीं पड़ पाता है, और अगर पड़ता भी है तो तिरछा पड़ता है, और तिरछा पड़ने के कारण यहाँ की तीक्ष्णता बहुत ही कम होती है सूर्य के किरण की। तो जिस कारण यहाँ पर जो है अत्यंत ठंडा पाया जाता है, इसलिए इस क्षेत्र को जो है शीत कटिबंध कहा जाता है। इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? शीत कटिबंध। तो हम लोगों ने देख लिया कि आखिर 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री दोनों अक्षांश में जो उष्ण कटिबंध कहा जाता है। फिर 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री दोनों अक्षांश में जो है उसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। और फिर 66.5 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक दोनों अक्षांश में उसे शीत कटिबंध कहा जाता है। तो हम लोग अब बात करते हैं देशांतर रेखाओं की। तो देशांतर रेखा जो हमारे पृथ्वी पर जो खींचा गया है वो उत्तर से दक्षिण जो खींचा गया जो रेखा है इसे हम देशांतर रेखा बोलते हैं। और ये बीचों बीच जो रेखा जो खींचा गया है इसे 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं। इसी को जो है ग्रीनविच इसी को ग्रीनविच लाइन भी बोला जाता है, या इसे जीएमटी बोला जाता है। इसे ग्रीनविच लाइन इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह इंग्लैंड के ग्रीनविच वेधशाला से होके गुजरता है, इसलिए इसे जो है ग्रीनविच लाइन बोला जाता है। इसी को प्रधान मध्याह्न भी बोला जाता है, क्योंकि इसी के द्वारा जो है हम लोग समय का निर्धारण करते हैं। और ये 0 डिग्री से पूर्व के जो है पूर्वी देशांतर बोला जाता है। पूर्वी देशांतर 0 डिग्री से पूर्व को पूर्वी देशांतर, और 0 डिग्री से पश्चिम को बोलते हैं पश्चिमी देशांतर। और जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा था कि अक्षांश रेखाओं में जो है उत्तर की ओर 90 डिग्री तक और दक्षिण की ओर भी 90 डिग्री तक रेखाएं खींची गई थी, और उसी प्रकार जो है 0 डिग्री में पूर्व की ओर जो है ऐसे ऐसे करके 180 डिग्री तक रेखा खींचा गया है। 180 डिग्री तक यहाँ पर जो 180 डिग्री तक रेखा खींचा गया है, और पश्चिम में भी यहाँ पर जो है 180 डिग्री तक रेखा खींचा गया है। तो 180 डिग्री पूर्व में और 180 डिग्री पश्चिम में। लेकिन जब हम ऐसे करके देखते हैं इसको, जब हम ऐसे करके देखते हैं, ये हो गया 0 डिग्री, यहाँ पर 180 डिग्री और यहाँ पर भी 180 डिग्री। और अगर यदि बात करते हैं देशांतर रेखाओं की, देशांतर रेखाओं से जो है हम लोग समय का निर्धारण करते हैं। आखिर समय का निर्धारण देशांतर रेखाओं से कैसे होता है? जैसे कि यदि हम 0 डिग्री से यदि हम पूर्व की ओर जाते हैं तो हमें जो है 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का बढ़ोतरी होता है। और यदि पूर्व की ओर जाएंगे, पूर्व में 1 डिग्री जाएंगे देशांतर तो 4 मिनट का बढ़ोतरी होगा। यदि हम पश्चिम में 1 डिग्री की ओर जाएंगे, पश्चिम में 1 डिग्री की ओर जाएंगे तो 4 मिनट का कमी होगा, 4 मिनट का कमी होगा, और इधर 4 मिनट का बढ़ोतरी होगा। जैसे कि हम लोग जो सुनते हैं, हमारा जो भारत है वह हमारे इंग्लैंड से जो है 5.5 घंटा आगे है। 5.5 घंटा बोलने का मतलब जो हमारे जो भारत का जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री, और ये 82.5 डिग्री जीरो से जो है कितना आगे है? तो अगर यदि हम 82.5 डिग्री का निकालते हैं तो आखिर 0 डिग्री से ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। 0 डिग्री से पूर्व में यदि हम जाएंगे, 1 डिग्री मतलब 4 मिनट, और 82.5 डिग्री मतलब होता है 330 मिनट। 330 मिनट 330 मिनट का मतलब होता है 5.5 घंटा। इसलिए बोला जाता है कि भारत जो है 0 डिग्री अक्षांश से, 0 डिग्री देशांतर से जो है ये 5.5 घंटा आगे है, या इंग्लैंड से जो है 5.5 घंटा आगे है। और इससे हम जो तिथि का निर्धारण कैसे करते हैं, तो जो ये जो हम देख रहे हैं 180 डिग्री और ये 180 डिग्री, जब हम पूर्व की ओर जाते हैं 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक यदि हम पूर्व की ओर जाते हैं तो इधर हम देखते हैं कि 1 डिग्री में होता है 4 मिनट का अंतर। अगर यदि हम पूर्व की ओर 180 डिग्री जाएंगे तो ये हो जाएगा 720 मिनट। 720 मिनट बोलने का मतलब होता है 12 घंटा। तो इससे 0 डिग्री से यहाँ पे इस रेखा पर जो है 12 घंटा आगे होगा। और जब हम पश्चिम की ओर जाएंगे इसी प्रकार, तो पश्चिम की ओर ये जो 180 डिग्री है यहाँ पर 12 घंटा का कमी होगा।
क्योंकि 180 डिग्री मतलब 720 मिनट, तो इससे यहाँ पे 12 घंटा का कमी होगा। इसी प्रकार यहाँ पे 180 डिग्री 720 मिनट आगे होगा, यानी कि 12 घंटा ये प्लस होगा, प्लस 12 घंटा। तो मान लीजिए अगर यहाँ पे हमको 1 जनवरी को मध्य रात्रि हो रहा है, तो यहाँ पे ये 12 घंटा आगे होगा इससे, क्योंकि यहाँ पे हम पूर्व की ओर जा रहे हैं, और 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री 180 डिग्री का अंतर है, तो अगर पूर्व की ओर जा रहे हैं तो यहाँ पे 12 घंटा आगे होगा, प्लस 12 घंटा, ये 12 घंटा यहाँ से आगे होगा, तो 12 घंटा मतलब बोलने का होगा ये जो 1 जनवरी जो है दोपहर होगा यहाँ पर। और इसी से जब हम पूर्व की ओर 180 डिग्री जाएंगे तो ये और 12 घंटा आगे होगा, तो यहाँ पर जो है यह 2 जनवरी को मध्य रात्रि होगा, 2 जनवरी को मध्य रात्रि होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों कि जो ये यहाँ पे 1 जनवरी मध्य रात्रि हो रहा है और यहाँ पे 2 जनवरी मध्य रात्रि हो रहा है, यानी कि 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर और 180 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच कुल 24 घंटे का अंतर है। कितने घंटे का अंतर है? कुल 24 घंटे का अंतर है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर और 180 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच जो है यह पूरा 24 घंटे का अंतर है। और यह जो दोनों रेखाएं हैं, ये 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर और 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये दोनों रेखाएं जो वो एक ही हैं। वो किस प्रकार से एक ही हैं हम देखते हैं हमारे इस कागज़ पे। देखिए, जैसे कि हमारी पृथ्वी तो गोल है, लेकिन हम यहाँ पे ये कागज़ पे दिखाएं एक तरह से सपाट है, तो यहाँ पे 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर है और ये 180 डिग्री पूर्वी देशांतर है। और जब हम मिलाते हैं, जब हम गोल करते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं गोल करने पर जो है ये दोनों रेखाएं एक ही हो जाती है। गोल करने पर ये दोनों रेखाएं एक ही हो जाती है, इसलिए कहा जाता है कि 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर और 180 डिग्री पूर्वी देशांतर जो होता है वो एक ही रेखा होता है। और इससे अब जो है हम समय का निर्धारण करते हैं। समय का निर्धारण कैसे करते हैं? यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि इन दोनों लाइनों के बीच में जो है 24 घंटे का अंतर है। जैसे ये रेखा है, इससे यदि हम पूर्व जाएंगे ना, ये जो रेखा है, तो ये रेखा 180 डिग्री देशांतर ही है। इससे यदि हम पूर्व की ओर जाएंगे तो एक दिन का बढ़ोतरी हो जाएगा, और इसी से हम यदि पश्चिम की ओर आएंगे तो एक दिन का कमी हो जाएगा। तो और इसे 180 डिग्री देशांतर को जो है इसलिए प्रधान तिथि रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? प्रधान तिथि रेखा। 180 डिग्री को प्रधान तिथि रेखा कहा जाता है। 180 डिग्री देशांतर को प्रधान तिथि रेखा कहा जाता है, क्योंकि इसी से जो है हम लोग तिथि का निर्धारण करते हैं। और ये देशांतर जो है एक दूसरे को जो है ध्रुव पर काटती है। देशांतर एक दूसरे को ध्रुव पर काटती है, ये एक दूसरे के समानांतर नहीं होती है। और देशांतर के बीच में जो सबसे ज़्यादा जो दूरी होता है वो भूमध्य रेखा पर होता है। भूमध्य रेखा पर कितना दूरी होता है? 111.32 किलोमीटर। तो हम लोगों ने आज की क्लास में भूगोल का एक सामान्य परिचय देखा, जिसके अंतर्गत हमने परिभाषा और महाद्वीप महासागर के बारे में भी समझे, फिर अक्षांश और देशांतर के बारे में हम लोगों ने समझा, और किस प्रकार से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर एक ही रेखाएं होती हैं। इसे प्रधान तिथि रेखा भी कहा जाता है। और ये अगर यदि हम इसके संख्या की बात करें, अगर यदि हम देशांतर रेखाओं की संख्या की बात करें, तो देशांतर रेखाओं की जो संख्या है टोटल वो 360 है। 360 कैसे? क्योंकि 0 डिग्री से इस तरफ हम खींचें 180 डिग्री तक, इस तरफ हो गया 180 देशांतर रेखा, और 0 डिग्री से पूर्व की ओर भी हो गया 180 देशांतर रेखा। 180 और 180 कुल हो गया 360 देशांतर रेखा। तो 180 हो गया 360 देशांतर रेखा, और ये बीच वाला मिलके एक और होना चाहिए 361 देशांतर रेखा। लेकिन ये 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर, ये दोनों रेखा तो एक ही है, तो एक का कमी हो जाएगा। तो यदि कुल संख्या की बात की जाए देशांतर रेखाओं की तो 360 है। और इसी प्रकार यदि अक्षांश रेखाओं की संख्या की बात की जाए, तो जैसे कि हम लोग अगर अक्षांश रेखा खींचते हैं तो यहाँ 1 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक खींचते हैं। पश्चिम में भी लेके 1 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक खींचते हैं। 1 2 3 4 90 डिग्री, 90 डिग्री वाला जो रेखा है वो केवल एक बिंदु मात्र है, इसे एक सर्कल नहीं लिया जाता है। और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे भी जो खींचा गया है इसे एक बिंदु मात्र माना जाता है, यह पूरा सर्कल नहीं माना जाता है। तो इसी प्रकार से अगर हम 90 डिग्री को नहीं लेंगे तो उत्तरी अक्षांश में 89 अक्षांश रेखा है और दक्षिणी अक्षांश में भी 89 अक्षांश रेखा है। तो 89 + 89 और ये एक विषुवत रेखा +1, इस सबको जोड़ते हैं तो 179 होता है। हालांकि यदि हम 90 डिग्री को भी मिला लें तो ये +2 हो जाएगा, तो ये टोटल 181 हो जाएगा। लेकिन इस 90 डिग्री को नहीं लिया जाता है, तो अगर इसकी संख्या की बात की जाए तो यह 179 ही होगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने जो है अक्षांश, देशांतर तथा महासागर और महाद्वीप के बारे में समझा। अगली वीडियो में जो है हम लोग भारत का एक सामान्य परिचय देखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।